हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये सोशियोलॉजी विषय की वीडियो है। पेपर का नाम है भारत में समाज संरचना, संगठन एवं परिवर्तन। तो सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी विषय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम एक दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर और कुछ लघु और अति लघु प्रश्नोत्तर लेकर आए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज में परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो टॉपिक है भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण यानी चेंजेस एवं ट्रांसफॉर्मेशन। तो भारतीय समाज यानी जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जिस तरह के लोग हैं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर प्राकृतिक स्थिति है, वो सब कुछ हमारा समाज है। यदि परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन का मतलब होता है चेंजेस, यानी मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई वस्तु है या फिर कोई प्रणाली है या कोई पॉलिसी है, अगर वो पहले के मुताबिक अब बदली हुई नज़र आए, उसमें पहले के मुताबिक अब डिफरेंसेस नज़र आए, कुछ नयापन नज़र आए, तो उससे चेंज कहा जाता है। यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र की एक केंद्र अवधारणा है, जिसके द्वारा समाज की गत्यात्मकता को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो समान रूप से किसी समाज की सामाजिक संरचना, जो समाज के अंगों के बीच जो संबंध का ताना बाना होता है, या फिर सामाजिक संगठन, जो संस्थाएं एवं सामाजिक भूमिकाओं के बीच जो संबंध होते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, समाज के समय अंतराल के साथ साथ होने वाले बदलाव या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी प्रक्रिया को दिखाते हैं। तो यही सब कुछ सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बदलाव जो होता है वो समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में आए अंतर को परिलक्षित करता है या फिर दिखाता है। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो दुनिया के सभी समाज में सदैव से ही क्रियाशील रही है और जिसके अंतर्गत समाज की संरचना के विभिन्न अंग के प्रकार, संबंध, संस्था, मूल व्यवस्था आदि में होने वाले परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। यदि रूपांतरण की बात करें तो जो चेंजेस के कारण जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उसे रूपांतरण कहा जाता है। तो हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन की बात करें तो हमारे समाज में परिवर्तन की गति में तीव्रता कब आई? भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद, क्योंकि देश के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए सरकार ने नियोजित परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया और अलग अलग तरह की कमीशन, आयोग बनाए गए, नई नई नीतियाँ बनाई गई, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में विकास के लिए नीतियाँ बनाई गई, तो व्यवस्था की गई। तो इस सब से क्या है कि जो चेंजेस आए ना वो स्वतंत्रता के बाद आने लगे। तो हमारे संविधान में समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता लाने के प्रावधान को भी जोड़ा गया। तो हमारे प्रत्येक नागरिक को रोजगार, चुनाव और मतदान में भाग लेने का अधिकार भी संविधान के अंतर्गत दिया गया और जन्म, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर सबको समान भी माना गया। ये कहा गया कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो क्या है, ये स्वतंत्रता के बाद हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन आया। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक नए कदम उठाए गए। नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, ये सब की प्रक्रिया भी तेज हुई। जैसे जैसे लोग पढ़ते गए वैसे वैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नगरों की ओर आने लगे, नई टेक्निक सीखने लगे, नई तरह की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। तो क्या है, इससे औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज हो गई और ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पंचायत से संसद तक जो चुनाव होता है उसके कारण राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। अब क्या है, महिलाएं भी पंचायती राज में आ गई हैं। तो जो चुनावी क्षेत्र है वहाँ भी महिलाएं अपना परचम लहरा रही। तो क्या है कि पंचायती राज से लेकर संसद के चुनाव तक राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है और भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए जन की आर्थिक
प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक, कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक कारकों की भूमिका भी बढ़ गई है। तो इस प्रकार इन सभी विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में जो परिवर्तन, जो रूपांतरण होता है वो तीव्र गति से होता है और हमारे समाज को एक व्यवस्थित और उचित दिशा में चलाने के लिए होता है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती, जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, वैसे वैसे पहले की स्थिति से अब की स्थिति में जो डिफरेंस आता है उसे परिवर्तन कहा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय समाज में परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है नगरीकरण। तो पिछले कुछ समय से नगरीय जनसंख्या बेतहाशा वृद्धि हुई है। यही कारण है कि आज नगरों का क्षेत्रफल विस्तारित हो चला है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अनेकानेक ग्रामीण कस्बों में कस्बे नगरों में तथा कई नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो यानी नगरीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो बहुत विशाल संख्या में जनसंख्या है वो नगर की ओर उन्होंने प्रवास किया और यही कारण है कि नगरों का क्षेत्र भी विस्तारित होता चला गया। तो जब 2011 की जनगणना हुई तो इसमें बताया गया कि नगरों की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और जबकि इसी कारण अनेक गांव कस्बों में और जो कस्बे हैं वो नगरों में और नगर जो है वो महानगरों में परिवर्तित हो गए। तो सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख कारण नगरीकरण भी है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो परंपरागत भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे थे जिनका स्थान आज बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियों ने ले लिया है। वर्तमान भारत में औद्योगिकरण की गति धीरे धीरे तेज हो रही है। यहाँ अब उत्पादन कल कारखानों एवं बड़ी बड़ी मशीनों पर होने लगा है। इससे एक तरफ उत्पादन बढ़ा, दूसरी ओर उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुई। औद्योगिकरण ने लोगों के जीवन के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यानी कि औद्योगिकरण के कारण भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो गांव में उद्योग धंधे होते थे उनके स्थान पे आज बड़ी बड़ी मिलें फैक्ट्रियां बन गई है। तो ये भी एक कारण है कि लोग गांव से नगर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नगरों में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे उत्पादन शक्ति भी ज़्यादा होती है कल कारखानों में। तो यहाँ के जो सामान होते हैं उनकी गुणवत्ता भी ज़्यादा होती है। तो इस कारण औद्योगिकरण ने भी लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पश्चिमीकरण। तो दोस्तों भारत में सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक पर और भी वीडियो डली हुई है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि नोट्स बनाने में आपको उससे भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन। तो पश्चिमीकरण यूरोपीय देशों की देन है। जब यहाँ पर अंग्रेज शासक बनकर आए तो उन्होंने यहाँ की जीवन पद्धति में ही परिवर्तन कर दिया। पश्चिमी सांस्कृतिक अनुकरण के कारण भारतीय समाज में अनेक बदलाव हुए। पश्चिमी संस्कृति के परिणाम स्वरूप ही न केवल जीवन के तौर तरीकों में बदलाव आया बल्कि उसने भारतीय साहित्य, दर्शन, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। यानी जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनका मेन मोटिव क्या था कि सबको अंग्रेजी बनाना है, मतलब कि उनको अपनी अंग्रेजी भाषा सिखाना है, अपना रहन सहन तौर तरीके सब सिखाना है। तो जब वो आए तो वो अपनी जीवन पद्धति भी साथ में लेकर आए, तो लोग धीरे धीरे देखते देखते उनकी पद्धति को लोग अपनाते गए और इस तरह से अनेक तरह से हमारे भारतीय समाज में बदलाव भी हुए। तो पश्चिमी संस्कृति के परिणाम क्या हुआ कि हमारे तौर तरीकों में बदलाव आया और हमारे साहित्य, दर्शन, इन सभी में भी बदलाव आ गया। नेक्स्ट है सांस्कृतिकरण। तो सांस्कृतिनाइजेशन। तो भारतीय समाज में चल रही सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझाने और सामाजिक परिवर्तन की योजना करने के लिए प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि समाज में निम्न समझे जाने वाली जातियाँ जाति संस्करण की प्रणाली में ऊपर आने के लिए उच्च जातियों की संस्कृति का अनुकरण करती तथा उनकी जीवन पद्धति को अपना लेती। यानी संस्कृतिकरण के कारण भी परिवर्तन आया कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो उच्च वर्ग पर आने के लिए उच्च वर्ग की जाति की तरह भी रहन सहन में अपने चेंजेस लाने लगते हैं, उनकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। इस कारण संस्कृति कर क्षेत्र में भी बदलाव होने लगता है। नेक्स्ट है लौकीकरण।
यानी सेक्युलराइजेशन। लौकिकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लौकिकीकरण का तात्पर्य है कि पहले जिन वस्तुओं को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था उनके स्थान पर उन्हें तार्किक, बौद्धिक एवं लौकिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी कि जिन रस्म रिवाज, जिन प्रथाओं को कल हम धार्मिक दृष्टि से मानकर उसे करते थे, आज लोग क्या है उस पर तर्क करते, लॉजिक लगाते कि क्या जिन धारणाओं को हम मान रहे हैं क्या वो लॉजिकली सही है या नहीं। तो इस तरह से लॉजिक और तर्क के आधार पर बौद्धिक लोगों की जैसे जैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो लोग चीज़ों में तर्क करने लगे कि लाइक अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो क्या वो लॉजिकली सही है या सिर्फ एक मिथ्य है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती, बल्कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, साथ ही यह किसी भी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई नहीं है। यानी आधुनिकीकरण का मतलब किसी एक स्पेशल या फिर किसी एक क्षेत्र से सीमित नहीं, बल्कि ये संपूर्ण समाज में, जैसे कि आज आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, आज सोशल मीडिया का दौर है, तो ये क्या है, ये चारों तरफ आपको समझ में आ रहा है कि हाँ लोग ज़्यादातर एक्टिव आजकल सोशल मीडिया पे रहते हैं, वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं क्योंकि स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी का ज़माना है। तो ये क्या है, ये सब कुछ आधुनिकीकरण के उदाहरण हैं। जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है आगे की ओर, वो आधुनिकीकरण यानी मॉडर्न होता जा रहा है और इसके रहन सहन, खान पान, सब चीज़ में बदलाव आ रहा है। तो आधुनिकीकरण भी एक प्रमुख कारण है सामाजिक परिवर्तन का। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी एक ही दिशा या क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करती, बल्कि यह एक बहुआयाम प्रक्रिया है, साथ ही यह किसी भी प्रकार के मूल्यों से बंधी हुई है। डॉक्टर SP दुबे आधुनिकीकरण के मूल्यों को मुक्त मानते तथा इसके लिए कोई एक निश्चित मॉडल या मार्ग भी नहीं मानते। भारत में हमने राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को अपनाया और पश्चिम को मॉडल माना। वही दूसरी तरफ हमने समतावादी समाज के लिए रूस और चीन को मॉडल माना। यानी आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण ऐसी प्रक्रिया जो किसी एक दिशा, किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन को प्रकट करती है और साथ ही ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो हर आयाम में, हर सेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आपके रोजगार के अवसर से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं वहाँ हो। आजकल हर चीज़ का मतलब कि एरिया चेंज हो गया है, नए नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं और साथ ही नए नए रोजगार भी सामने आ रहे हैं। तो डॉक्टर SP दुबे ने कहा कि आधुनिकीकरण के मूल्यों को ये मुक्त मानते, इनके अनुसार इसके लिए कोई एक निश्चित मॉडल या मार्ग भी नहीं होता है। इनके अनुसार हमने भारत में राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता समाजवाद के लिए पश्चिम को मॉडल माना, यानी वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया, और दूसरी तरफ समतावादी समाज के लिए हमने रूस और चीन को मॉडल मानकर अपने समाज का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इस तरह से नीतियाँ बनाई। नेक्स्ट है, लौकिकीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा धर्मनिरपेक्षता क्या है समझाइए। लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, ये 2014, 9 और 2014 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है, जब किसी राज्य में किसी धर्म विशेष को मान्यता न देकर सभी धर्मों को एक समान मानने का अधिकार दिया जाए एवं धर्म की जगह तर्क को महत्व दिया जाए तो समान अर्थ में यह धर्मनिरपेक्षीकरण है। यानी जब किसी राज्य में किसी एक पार्टिकुलर धर्म विशेष को मान्यता ना दी जाए, कि मतलब कि किसी स्टेट में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम, या फिर किसी स्टेट में सिर्फ हिंदू रहते हैं तो वहाँ सिर्फ हिंदू कम्युनिटी या उनके धर्म को मान्यता दी जाए, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी राज्य में हर धर्म के लोग रहते हों और उन धर्मों को मान्यता भी वहाँ प्रदान की जाए और सबको मतलब अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया जाए। तो इस तरह से धर्म की जगह तर्क को महत्व दिया जाता है। तो यही धर्मनिरपेक्षीकरण भी है। जबकि लौकिकीकरण में तार्किक विचारधारा के महत्व में वृद्धि होती, जिससे समाजी जीवन में तर्क की प्रधानता बढ़ती है एवं जीवन के समान एवं धार्मिक तत्व से अलग होकर विकासोन्मुख हो जाते हैं। यानी जो प्रथाएं, जो रस्म रिवाज हम मानते हैं, अब क्या है, लौकिकीकरण के कारण लोग तर्क के आधार पर ये कहते हैं कि नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये मान्यता गलत है, ये एक मिथ्य मात्र है। तो इस तरह से सब तर्क के आधार पर भी लोग सोचने लगे हैं। तो ये इससे रिलेटेड आंसर है।
चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संस्कृतिकरण क्या है अथवा संस्कृतिकरण के अर्थ का स्पष्ट कीजिए। ये 2009 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग भारतीय सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया को विश्लेषण हेतु एवं श्रीनिवास द्वारा किया गया। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत में कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण में पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करके अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब का प्रयोग आदि तथा पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे, जिससे उनकी स्थितियां वेशभूषा, भोजन संबंधी आते और कर्मकांड आदि जाति संतरण की प्रणाली में उठ सके। यानी श्रीनिवास ने अपने तर्क के आधार पर यह कहा कि संस्कृतिकरण का तात्पर्य यह है कि आप कुछ मतलब कि प्राचीन काल में कुछ जातियां जो निम्न जातियां होती थी वो ब्राह्मण वर्ग के लोगों को देखकर उनकी तरह रहन सहन, उनकी तरह जो मान्यता है उनका अनुकरण करने लगी थी, ताकि उनकी जो निम्न जाति वो भी उच्च हो सके। तो इस तरह से संस्कृतिकरण भी मतलब कि जिससे उनकी वेशभूषा, भोजन संबंधी आदतें, कर्मकांड सभी जाति संस्तरण की प्रणाली में ऊंची उठ सके। तो उन्होंने ब्राह्मण की जीवन पद्धति का अनुकरण करके एक दो पीढ़ी में जाति संस्तरण की प्रणाली में उच्च स्थिति प्राप्त करने की दृष्टि से मांग प्रस्तुत की। गतिशीलता की इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण और बाद में इसके स्थान पर संस्कृतिकरण को अधिक उपयुक्त समझते हुए प्रयोग बल दिया। यानी श्रीनिवास ने अपने तर्क में कहा कि ये जो निम्न जाति के लोग होते हैं वो ब्राह्मण वर्ग के लोगों की तरह रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अपना वैसा करने लगते। तो इस तरह इन्होंने इसे ब्राह्मणीकरण कहा पहले और बाद में संस्कृतिकरण का नाम दे दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बात की भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, यानी समाजिक परिवर्तन किस तरह का होता है, हमारे भारतीय समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके उपागम क्या है, आर्थिक क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन हुए, इन सभी टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।